सभी स्टूडेंट्स को मेरा नमस्कार। मैं मोनिका, असिस्टेंट प्रोफेसर ABST, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गवर्नमेंट कॉलेज श्री गंगानगर। आज कॉरपोरेट अकाउंटिंग में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है डिस्पोजल ऑफ प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, यानी कि लाभों का निस्तारण और लाभों का पूंजीकरण। ये हमारा यूनिट 3 का चैप्टर है। इससे पहले हमने जो चैप्टर कंप्लीट किया है वो है कंपनियों के फाइनल अकाउंट्स और मैनेजरियल रेम्यूनरेशन। ये चैप्टर भी यूनिट 3 का ही चैप्टर था। तो इसमें हम आज जो चैप्टर शुरू कर रहे हैं, पहले हम इसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि इसका मीनिंग क्या है ये लाभों का निस्तारण और पूंजीकरण। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लाभों के निस्तारण या निपटारे या नियोजन के बारे में। लाभों का जो निपटारा है या जो नियोजन है, इसका मतलब है लाभों के यानी प्रॉफिट के यूज़ से, उसके उपयोग से। P&L जो होता है उसके द्वारा जो प्रॉफिट्स हमारे शो किए जाते हैं, जो प्रॉफिट हमारे उसमें निकलते हैं या आते हैं, उनमें से कंपनी कुछ प्रॉफिट डिफरेंट रिजर्व्स में ट्रांसफ़र कर देती है, कुछ प्रॉफिट को शेयर होल्डर्स में डिविडेंड के रूप में बांट देती है और कुछ को कैपिटलाइज कर देती है, यानी कि बोनस शेयर्स का इशू करती है। तो एक कंपनी अपने शुद्ध लाभों का बंटवारा या नियोजन किस किस प्रकार से कर सकती है, ये आपके सामने स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है। 3 तरह से कंपनी अपने प्रॉफिट्स का जो है बंटवारा या फिर एप्रोप्रिएशन, जो नियोजन, वो कर सकती है। कौन कौन से 3 तरह हैं ये? पहला, डिफरेंट रिजर्व्स में ट्रांसफ़र यानी विभिन्न संचयों में हस्तांतरण। दूसरा, अंशधारियों को लाभांश वितरण यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड टू शेयर होल्डर्स। तीसरा, अंशधारियों को बोनस वितरण यानी कि बोनस डिस्ट्रीब्यूशन टू शेयर होल्डर्स। इसका मतलब बोनस शेयर के इशू से है या कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट से है। अभी हम इसके बारे में आगे बात करेंगे। तो जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा लाभों के नियोजन का, वो है विभिन्न संचयों में हस्तांतरण। कंपनी अधिनियम है 2013, जिसे 1/4/14 को संशोधित किया गया, यानी कि जो नया कंपनी अधिनियम है 2013, जिसे 1/4/14 को संशोधित यानी उसमें अमेंडमेंट किया गया, उसके अनुसार कंपनियों के लिए अपने करंट ईयर के टैक्स और डेप्रिसिएशन घटाने के बाद जो लाभ आते हैं, उनका एक निश्चित % रिजर्व्स में ट्रांसफ़र करना अनिवार्य नहीं है, जो कि कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत कंपलसरी था। कंपनी अधिनियम 2013 के सेक्शन 123 सब सेक्शन 1 के अनुसार कोई भी कंपनी किसी भी फाइनेंशियल ईयर में डिविडेंड की घोषणा से पहले उस फाइनेंशियल ईयर के प्रॉफिट्स में से लाभों का जितना भी % उचित समझे, कंपनी के रिजर्व फंड में ट्रांसफ़र कर सकती है। तो इसके लिए जो हमारा न्यूमेरिकल पोर्शन है वो जर्नल एंट्री से संबंधित है। ये तो हमारा थ्योरेटिकल बैकग्राउंड था। तो न्यूमेरिकली हमें जो क्वेश्चंस में एंट्रीज करनी पड़ेंगी वो कैसे होंगी, तो जर्नल एंट्रीज देखिए। इसमें पहली एंट्री है, जब कंपनी के अंतर नियमों में संचालक मंडल को विभिन्न रिजर्व्स और फंड्स में AGM की स्वीकृति, AGM होता है वार्षिक साधारण सभा जो कंपनी की होती है, एनुअल जनरल मीटिंग, उसकी स्वीकृति के बिना ही ट्रांसफ़र करने का अधिकार हो। तो ऐसी स्थिति में जर्नल एंट्री पास की जाती है, सरप्लस डेबिट टू पर्टिकुलर रिजर्व और फंड। यहाँ पर उस पर्टिकुलर रिजर्व या फंड का नाम आ जाएगा जिसमें ट्रांसफ़र किया जा रहा है। ये एंट्री हमें कब पास करनी है? जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ट्रांसफ़र का जो राइट है वो है बिना AGM की स्वीकृति के। तो उस स्थिति में सरप्लस डेबिट टू पर्टिकुलर रिजर्व और फंड, अमाउंट ट्रांसफर टू स्पेसिफिक रिजर्व और फंड अकाउंट। सेकंड एंट्री आपके सामने स्क्रीन पर आ रही है। यदि संचालक मंडल को ट्रांसफ़र के लिए प्रस्ताव करने का ही अधिकार हो, यानी कि जो ये ट्रांसफ़र किया जाना है रिजर्व में, इसके लिए केवल प्रपोज करने का ही राइट हो, तो ऐसी स्थिति में सरप्लस डेबिट टू प्रपोज्ड एडिशन टू रिजर्व अकाउंट, being proposal made for addition to reserve. Then
कंपनी की साधारण सभा जो होगी, जनरल मीटिंग जो होगी, उसमें फिर इस प्रस्ताव को पारित जब किया जाएगा, पारित होने की क्या एंट्री होगी, प्रपोजल को पास करने की क्या एंट्री होगी, प्रपोज्ड एडिशन टू रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पर्टिकुलर रिजर्व, प्रपोजल टू ट्रांसफर टू रिजर्व अप्रूव्ड इन द एनुअल जनरल मीटिंग और वी कैन से AGM। तो ये जब कंपनी की AGM में प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाएगा, पास हो जाएगा, देन हमें ये वाली एंट्री पास करनी होगी। तो ये प्रविष्टियाँ या ये जो एंट्रीज थी ये हमारी ट्रांसफ़र टू रिजर्व से संबंधित थी। दूसरा हमारा पॉइंट था डिविडेंड यानी कि लाभांश। ये भी कंपनी के लाभों के नियोजन का ही एक प्रकार है। लाभांश यानी कि डिविडेंड बहुत ही सामान्य शब्द है, हम सब ने हमारी लाइफ में नॉर्मली ये शब्द सुना होगा, लाभांश। लाभांश का मतलब क्या है? लाभ का अंश, एक तरह से हम इसको समझ सकते हैं। नॉर्मल वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि डिविडेंड से जो तात्पर्य है वो शुद्ध लाभों के उस भाग या उस हिस्से से है जिसे कंपनी के शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने हेतु निर्धारित किया गया है। यानी कि लाभांश जो है यानी कि डिविडेंड कंपनी के प्रॉफिट्स का वो हिस्सा है जिसे कंपनी की जनरल मीटिंग के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिकमेंडेशन पर कंपनी के शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए निर्धारित कर दिया गया हो। डिविडेंड में इंटरिम डिविडेंड भी शामिल है जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा फाइनेंशियल ईयर के दौरान एक या अधिक बार डिक्लेयर किया जा सकता है। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि लाभांश जो है, जो डिविडेंड है, वो दो तरह का हो सकता है। इट कैन बी फाइनल डिविडेंड और इट कैन बी इंटरिम डिविडेंड। फाइनल डिविडेंड मतलब अंतिम लाभांश और इंटरिम डिविडेंड मतलब अंतरिम लाभांश। अंतिम और अंतरिम में लिखने में थोड़ा सा ही अंतर है। अंतिम लेकिन फाइनल डिविडेंड है और अंतरिम जो है वो इंटरिम डिविडेंड है। इनमें क्या डिफरेंस है? बेसिकली जो फाइनल डिविडेंड होता है या जो अंतिम लाभांश होता है वो कंपनी के फाइनल अकाउंट्स बनाने के बाद दिया जाता है, अंतिम खाते बनाने के बाद में। जबकि जो इंटरिम डिविडेंड यानी कि अंतरिम लाभांश है वो साल के मिड में दिया जाता है या मिड में दिया जा सकता है। इंटरिम डिविडेंड की डिक्लेरेशन के बाद भी कंपनी इसकी पेमेंट के लिए बाउंड नहीं है, बाध्य नहीं है। फाइनल डिविडेंड घोषित करने से पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इसके लिए प्रपोज करते हैं, जबकि इंटरिम डिविडेंड के लिए ऐसे किसी प्रपोजल की आवश्यकता या ऐसे किसी प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं होती है। तो फाइनल डिविडेंड जो है वो फाइनल अकाउंट्स बनाने के बाद दिया जाता है, जबकि इंटरिम डिविडेंड साल के मध्य में या साल के दौरान। ठीक है, तो इसके लिए एक और इसमें हमारा पॉइंट आ रहा है कॉरपोरेट डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। ये क्या है? इसको हम DDT भी कह देते हैं, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, यानी कि निगम लाभांश वितरण कर। ये क्या होता है? ये एक तरह का टैक्स है। ये जो टैक्स है ये फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के लिए जो इसकी रेट है वो 29.12% इसकी रेट है। ये जो डिविडेंड DDT है ये प्रपोज्ड डिविडेंड यानी कि प्रस्तावित लाभांश और इंटरिम डिविडेंड यानी कि जो अंतरिम लाभांश होता है उन पर इसकी जो कर की दर जो है वो वित्तीय वर्ष फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के लिए 29.12% है, जबकि फाइनेंशियल ईयर 2018-19 के लिए ये जो निगम लाभांश वितरण कर है इसकी दर 20.56% थी। ये क्या होता है? जो वित्तीय बिल 1997 से गवर्नमेंट ने लाभांश की राशि के 10% के बराबर एक कर कंपनी पर लगाया है जिसे निगम लाभांश वितरण कर कहते हैं, और ऐसे लाभांश की राशि शेयर होल्डर्स के लिए एग्जाम्प्टेड होती है, कर मुक्त होती है। कंपनीज पर लगाया जाता है और ऐसे लाभांश की राशि जो है वो अंशधारियों के लिए कर मुक्त होगी। तो जो वित्त अधिनियम 2018 है उसके अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2018-19 के लिए इसकी रेट थी 20.56% और वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए इंटरिम डिविडेंड और प्रपोज्ड डिविडेंड दोनों पर ही इस टैक्स की रेट जो है
वो 29.12% है। तो इस रेट को हमें ध्यान रखना होगा। और ये जो प्रोविज़न है वो केवल डोमेस्टिक कंपनीज़ पर ही अप्लाई होता है। जो फ़ॉरेन कंपनीज़ हैं उसको इस प्रकार के टैक्स से मुक्त रखा गया। तो ये इसका थोड़ा सा DDT के बारे में मैंने आपको बता दिया, ताकि आपको पता होना चाहिए कि DDT एक्चुअली है क्या। तो ये आज का हमारा टॉपिक था जिसमें हमने डिस्कस किया है कि प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन कितने तरह से किया जा सकता है। अभी हमने इसके बारे में बात करी कि 3 तरह से किया जा सकता है, रिजर्व्स में ट्रांसफ़र के द्वारा, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा, और तीसरा बोनस शेयर इशू करके, और वी कैन से कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट के द्वारा। तो फर्स्ट पॉइंट आज हमने इसकी एंट्रीज देखी हैं ट्रांसफ़र टू रिजर्व की। डिविडेंड के बारे में बेसिक जानकारी आपको मैंने आज दे दी है, और इसकी जो जर्नल एंट्रीज़ हैं वो मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। और इसके अलावा कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट भी हम आगे की वीडियोस में इसके बारे में जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।